नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का, जो क्रॉनिकल मैगजीन से हम कवर करेंगे पूरा। और जो मैंने कुछ द हिंदू के मतलब द हिंदू से तो कुछ ज़्यादा कवर नहीं किया है, तो उसमें कुछ ही न्यूज़ कवर करी है, लेकिन जो क्रॉनिकल्स में दिया था वो सारा हमने उसमें कवर कर लिया है। जो भी मेन टॉपिक हमारी फैक्चुअल डिटेल्स थी वो सब कवर कर लिया हमने इसमें अप्रैल मंथ की। और जो कुछ उसमें ऐसे टाइप थे या जो बड़े क्वेश्चन बड़े आंसर्स थे, तो उनकी भी हमने कुछ जो फैक्चुअल डिटेल्स थी वो हमने इसमें कवर कर लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल और परसों 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा काम लग गया था, उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। और जो भी हमारा पोर्शन छूटा उसको हम आगे आने वाले दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे, कवर कर लेंगे उसको। तो आज देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। सबसे पहले है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे पहले हमारी इसरो ने जो है, ये सारी न्यूज़ जो है हम अप्रैल की कवर कर रहे हैं, तो इसमें मार्च और फरवरी की सारी जो है न्यूज़ है वो सब कवर की हुई है, जो मैगजीन आई थी उस समय की। तो उसमें सबसे पहली न्यूज़ हमारी आ रही है, इसरो ने जो है 104 सैटेलाइट 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे एक बार में, और जिससे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। उससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए थे वो रशिया का था 2014 का 37 सैटेलाइट्स का, और यूएसए का था 29 सैटेलाइट्स का 2013 में। तो अभी इंडिया ने 104 लॉन्च करके और उनसे बहुत ज़्यादा बना दिए। और ये हमारा 39th फ्लाइट थी हमारी PSLV C-37 की, और 38th जो हमारा सक्सेसफुल मिशन था। बीच में एक कोई हमारा अनसक्सेसफुल हो गया था, तो उसकी वजह से मतलब 38th जो था हमारा सक्सेसफुल मिशन था, और 39th जो टोटल हमारी PSLV से उड़ान जो हुई थी वो हमारी 39 थी। जो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक जो हमारा था वो कार्टोसैट 2 सीरीज़ का था, जिसका वजन 714 किलोग्राम था, और बाकी जो सैटेलाइट थे वो छोटे छोटे और दूसरी कंट्रीज़ के थे, जिसमें हमारे 2 और थे, और 101 जो थे वो अदर कंट्रीज़ के थे। ये लॉन्च किया गया था 15 फरवरी को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और जो हमारे अदर सैटेलाइट्स थे उसमें 96 सैटेलाइट्स जो थे वो यूएसए के थे, नीदरलैंड का एक सैटेलाइट था, स्विट्जरलैंड का एक था, इजराइल का एक था, कजाकिस्तान का एक था, और यूएई का एक सैटेलाइट था। इनके बस नाम याद रख लें, काउंट तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रखें कौन कौन सी कंट्री के सैटेलाइट थे। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस अपना तो हमारा यहाँ काम हो जाएगा कि कौन सी फ्लाइट थी, किससे लॉन्च की गई, PSLV से, किस टाइप का हमारा सैटेलाइट था, कार्टोसैट 2 सीरीज़ का सैटेलाइट था। और जो था ये 16 मिनट का जो इसकी उड़ान रही थी, उसके बाद जो सैटेलाइट मतलब उसने ड्रॉप करने शुरू कर दिए थे, जो हमारा उससे हमारे ड्रॉप होने शुरू हो गए थे सैटेलाइट्स। और ये जो थे हमारे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लोकेट हो रहे थे, जो 506 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है अर्थ से, और 97.46 डिग्री का एंगल बनाता है इक्वेटर से। और ये हम तो ये देख चुके हैं हम कि रशिया का 37 थे, 2014 में लॉन्च किया था, और यूएसए के 29 थे जो 2013 में लॉन्च किए। अब देखते हैं सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होते हैं वो कैसे होते हैं। ये देखिए, इस इमेज में अगर आप देखेंगे ये अर्थ है और ये सन है, तो ये जो ग्रीन वाला आप सर्कुलर पाथ देख रहे होंगे ये हमारे होते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो क्या होता है, सन सिंक्रोनस मतलब सन के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। तो इनका जो होता है ये इसकी डायरेक्शन रोटेशन की, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, और जो सन से जो रेज आ रही होती है उसकी डायरेक्शन, वो उसका एंगल जो होता है वो हमेशा सेम होता है। सपोज यहाँ का माने तो ये डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन, तो इसका एंगल हमेशा सेम रहेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। दूसरे हमारे जो जियो सिंक्रोनस होते हैं, सपोज एक हमारा सैटेलाइट ये है और एक सैटेलाइट ये है, तो इनका जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में इनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सेम होगी। जैसे अर्थ से मान लिया यहाँ पे अभी है, और दूसरा सैटेलाइट, ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने, 2 सैटेलाइट हैं, तो ये एक यहाँ पे चल रहा है और एक यहाँ पे चल रहा है, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा, जैसे अर्थ रोटेट होगी थोड़ी सी ऐसे अर्थ रोटेट हुई तो ये रोटेट हो गया यहाँ आ जाएगा, और ये रोटेट हो गया यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी अर्थ से सेम रहेगी। और जो हमारे सन सिंक्रोनस होते हैं उस पर क्या होता है, सन की जो रेज होती है वो हमेशा सेम डायरेक्शन से पड़ती रहती है। और ये जो है वेदर के लिए और स्पाई के लिए और इमेजिंग के लिए ये वाले सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यूज़ किए जाते हैं, सैटेलाइट लोकेट किए जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। इस पे क्वेश्चन आया था, जो सुदर्शन पटनायक जी हैं हमारे सैंड आर्टिस्ट हैं, और CAPF में इससे क्वेश्चन आया था कि क्या मतलब ये कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं। तो सैंड आर्टिस्ट से पहली बात होगी। दूसरा, इन्होंने एक किला बनाया था सैंड का मतलब रेत का किला, सैंड कासल।
जिसकी ऊंचाई थी हमारी 14.84 मीटर, मतलब 48 फीट 8 इंच। और इसकी वजह से इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम हो गया। तो उससे पहले जो था यूएसए में बना हुआ था वो 45 फीट का था, तो अभी जो है ये वाला 45 फीट समथिंग 10 इंचेस का था, यूएसए में बना हुआ था। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने बना दिया 48 फीट का। और नाम याद रखे, और सैंड आर्टिस्ट थे और किला बनाया था, बस इतना अगर याद रखें तो अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, गवर्नमेंट ने जो है शिल्पा शेट्टी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन का, मतलब उसमें ऑलरेडी पहले हैं और इनको भी उसमें शामिल किया गया है स्वच्छ भारत अभियान में मिशन। उससे पहले जो हमारे हैं वो कौन कौन है, अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान है, शंकर महादेवन है, सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा भी हैं। इसमें नाम इसमें नहीं लिखा हुआ, प्रियंका चोपड़ा भी उससे रिलेट कर वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। ये हमारी अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है कैबिनेट की, उन्होंने संजीव सान्याल को प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र बना दिया गया, मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार। इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार बना गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में रहेंगे और जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। ये जो है हमारे वो नोटेड मतलब जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं डच बैंक के। इनकी एक बुक का नाम याद रखें, वैसे इन्होंने 4 बुक लिखी हैं और चारों मतलब उसी टाइप की हैं कि इंडियन ज्योग्राफी जो ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स होती है उससे रिलेटेड है इनकी जो भी 4 बुक हैं। और ये इसका नाम याद रख लें, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और उसके बाद में ये है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो इनकी और 2-3 अगर आप देखेंगे नेट पे तो आपको 2-3 बुक और हैं वो मिल जाएंगी। और ये मतलब न्यूज़ में थी तो मैंने ये वाली इसको कवर कर लिया यहाँ पे। 3 बुक और हैं इनकी, वो भी इसी टाइप के नाम है, अगर इसको याद रखेंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, और शायद वैसे तो एक बार देखना पड़ेगा तो उनका भी नाम आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, किम जोंग नाम जो जिनका मर्डर हो गया था, और इनका मर्डर का जो रीज़न था वो VX नर्व एजेंट था। तो कुछ 2 वुमेन थी, उन्होंने इनको पॉइजन कर दिया था इस एजेंट से। ये काफ़ी डेडली एजेंट होता है, अगर इसकी एक बूंद भी गिर जाए शरीर पे तो भी डेथ हो सकती है। तो ये न्यूज़ हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो VX नर्व एजेंट था उसका नाम आ सकता है कि हाँ ये क्या होता है। तो ये हमारा बहुत ख़तरनाक जो है केमिकल होता है, और इसका सबसे पहले जो यूज हुआ था 1980s में हुआ था, ईरान इराक वार के समय में। नेक्स्ट हमारे कुछ प्राइजेज आते हैं। एक हमारा सबसे पहले आ रहा एबल प्राइज़, जो 2017 का एबल प्राइज़ दिया गया है येविस मेयर को। ये भी क्वेश्चन आया था CAPF में, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ CAPF 17, तो ये भी, और इनका जो ये क्वेश्चन आया था तो नाम याद रख लेंगे। इनका जो फील्ड था मतलब किस लिए दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ वेवलेट्स। तो उसका जो इनकी जो मतलब रिसर्च है, तो इसके लिए इनको एबल प्राइज़ दिया गया। ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है एबल प्राइज़ और फील्ड प्राइज़, ये मतलब नोबेल प्राइज़ की इक्वलिटी के हैं, मतलब नोबेल प्राइज़ के लेवल के हैं। तो और ये जो फील्ड्स प्राइज़ दिया गया 2014 का, ये 4 साल में एक बार दिया जाता है। तो 14 का जो दिया गया था मरियम मिर्ज़ा खानी को दिया गया था, और ये मरियम मिर्ज़ा खानी जो है पहली वुमेन बन गई है इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली। उसके बाद हमारा था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2017 का दिया गया ऋषभ जैन को, जिनकी उनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए, जिसका नाम है आधे अधूरे। और ये हमारे यंगेस्ट रिसिपिएंट बन जाते हैं, 18 ईयर की एज में इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया, व्यास सम्मान। और 16 का भी याद रख लें, क्योंकि ये भी शायद मतलब बाद की बात है एग्ज़ाम के, तो इसको भी याद रख लें। 16 का हमारा दिया गया था सुरेंद्र वर्मा जी को, इनकी पोइट्री कलेक्शन के लिए, जिसका नाम था काटना शनि का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। तो इसको भी याद रख लेंगे, दोनों 17 और 16 के दोनों याद रख लेंगे। अब हमारे आ जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। देखिएगा PCS के एग्ज़ाम में हमारे अवार्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कोई से भी अवार्ड्स पूछ लेते हैं वो, तो इसलिए हमने ये प्राइजेज और ये अकेडमी अवार्ड्स यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। इसमें 5 अवार्ड मैंने लिख लिए यहाँ पे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है मूनलाइट को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है डेमियन चाइजल को ला ला लैंड मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है केसी एफ्लेक को मैनचेस्टर बाय द सी, जो कि ये हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को ला ला लैंड के लिए, जो कि ये हैं एमा स्टोन। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए अवार्ड गया है जूटोपिया को, जो ये मूवी है काफ़ी अच्छी मूवी है। तो आप इनको याद रख लेंगे पाँचों ऑस्कर अवार्ड्स को। नेक्स्ट हमारा आता है एक पैनल फॉर्म किया गया है अभी, जो हज पॉलिसी और सब्सिडी इश्यूज़ को रिजॉल्व या उनको देखने के लिए कि हाँ कैसे कैसे क्या पॉलिसीज़ हैं हज के लिए और क्या क्या सब्सिडी दी जा रही हैं। और ये जो बनाई गई है, हमारा जो पैनल बनाया गया, कमेटी बनाई गई है, वो 2012 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बनाई गई है।
और इसको 2022 तक अबॉलिश भी कर दिया जाएगा, ऐसा कि उस ऑर्डर में ही था। और इसके जो कन्वेयर बने हमारे, वो बने हैं अफजल अमानुल्लाह, तो ये नाम याद रख लेंगे, इसके हमारे चीफ बन गए हैं, चेयरमैन। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया का जो नाम है वो सबसे टॉप लिस्ट पे आ गया है वेपन इंपोर्ट करने के उसमें लिस्ट में। और दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है सऊदी अरेबिया जो 8% इंपोर्ट करता है और इंडिया करता है हमारा 13%। कम से कम इंपोर्ट तो सबसे ज़्यादा कर ही रहे हैं। और एक्सपोर्ट करने में नाम आता है हमारा यूएसए का जो 33% एक्सपोर्ट करता है, और रशिया का आ जाता है दूसरे नंबर पे जो 23% एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया का सबसे पहले, और ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी करी गई है, जिसको सिप्री भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इसके हिसाब से इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेपन्स का। नेक्स्ट हमारा था नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट, ये फरवरी के करीब ही हुआ था और आंध्र प्रदेश में हुआ था नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट की, मतलब एक प्रोग्राम था, 3 डेज का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे क्या थे, बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए थे, दलाई लामा जी आए थे, सूकी भी आई थी, और हसीना शेख और शेख हसीना जी, और मतलब बहुत सारे बड़े बड़े मतलब जो भी नेता लोग थे आए थे, और प्रधानमंत्री जी भी थे, हमारे राष्ट्रपति साहब भी थे, तो सब लोग थे उसमें। इसमें क्या था, इसकी थीम याद रख लेंगे, एम्पावरिंग वुमेन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी थीम होती है, तो इसकी जो थीम थी नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट की वो थी एम्पावरिंग वुमेन और स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और ये हमारा स्टार्ट हुआ था अमरावती रीजन में। इसमें जो था वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, और उसके लिए नए कंसेप्ट, थ्योरी, आइडिया सब कुछ जो भी जितना कुछ भी खोज सकते थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी कर सकते थे वो उसमें उस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है गुजरात, जो है हमारा कैशलेस पहला स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट बन गया है कैशलेस ट्रांजैक्शन को इस्टेब्लिश करने वाला, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्टेब्लिश करना था। जैसे मतलब वो दालचीनी 2-3 रुपये 4 रुपये किलो वाला मिलता है, तो उसमें भी इन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया था, और शायद चल भी रहा होगा। तो उस समय मतलब 7 फरवरी से फर्स्ट स्टेट बन गया था कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वाला पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड एडिशन ऑफ साइंस एक्सप्रेस। अब साइंस एक्सप्रेस का सेकेंड एडिशन हुआ था, फरवरी में हुआ था, ये भी 2017 फरवरी। इसकी जो सेकेंड एडिशन इसलिए था क्योंकि ये जो क्लाइमेट एक्शन स्पेशल थी इस नाम से सेकेंड एडिशन था, अदरवाइज इसका 9th टूर था ऑल ओवर इंडिया। ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चली थी और पूरा इंडिया का टूर करके वापस आनी थी। इसमें क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से जो है एक लैब इसमें, जिसका नाम था जॉय ऑफ साइंस, एक लैब इसमें रखी गई थी। और उसमें क्या था, जो स्टूडेंट या बच्चे आ रहे थे उसमें अपना कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ कर सकते थे, मतलब उसमें। तो वो लैब जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से बनाई गई थी उसमें। और क्या था, इसमें जो 11 कोचेस थे, तो जो कोचेस की वॉल्स थी उन पे जो थे एग्जीबिशंस लगाई गई थी उसकी उस चारों तरफ, ताकि बच्चों को पता चले कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी मिटिगेशन के प्लान्स क्या थे, उसके सेफ्टी के मतलब जो भी कम करने का प्लान क्या थे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब बताने के लिए वो सारी चीज़ें उसमें लगाई गई थी, एग्जीबिशन लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारा था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका एम क्या है जी, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट बनाना है, मतलब उनको सिखाना है कि कंप्यूटर चलाना कैसे होता है, नॉर्मल ब्राउजिंग सिखानी है, कैशलेस ट्रांजैक्शन सिखाना है। जैसे सपोज मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पेटीएम पे लॉगिन करके आप कहीं का किसी का भी पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना या कुछ खरीदना, ये सब, तो इसमें ये सब सिखाना है। इसमें क्या है कि इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है कि जो 25 लाख जो है हम 16 और 17 ईयर फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, और 275 लाख जो है 17-18 फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, और 300 लाख जो है वो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह मिला के टोटल 6 करोड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, और इसके साथ में इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो चीज़ रहेंगी और जो यूनिट्स रहेंगी वो रहेंगी हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो सब रहेंगी, और डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटीज़ जो हैं वो सब इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगी। और जो हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर में चलाया जा रहा है।
नेक्स्ट हमारा आता है ये जो कार्डियक स्टेंट्स थे, इनके प्राइस जो है बहुत कम कर दिए गए, मतलब 85% इनके प्राइस में रिडक्शन किया गया। पहले क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस लेती थी, जिनको भी ये सप्लाई करते थे, जिनको देते थे। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कार्डियक स्टेंट्स होते क्या हैं। ये कोरोनरी जो हमारी वो होती हैं, जो कोरोनरी होती हैं, उनमें जो है जब ब्लॉक्स होने लगती हैं तो उसमें वहाँ पे इसको फिट किया जाता है ताकि उसको वो फैला देता है। मतलब जैसे ये यहाँ पे मोटी होने लगी इसकी दीवारें, तो ये स्पेस यहाँ पे कम होने लगता है, तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये यहाँ पे प्लेस करके और उसको फैला दिया जाता है। पहले ये बारीक सा आता है इतने स्पेस में, और फिर यहाँ पे लगा के फैल जाता है इतना दोनों तरफ को। तो फिर इससे क्या होता है, ये जब लग जाता है तो ब्लड फ्लो रेगुलर हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो आदमी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसका क्या था कि पहले जो प्राइस लेते थे, जो बेयर मेटल का बना होता था, मतलब नॉर्मल मेटल बस होता था उसमें, उसका प्राइस ये लोग लेते थे 50 के करीब, 50,000 के करीब। अभी उसको घटा के 7,260 रुपीज़ कर दिया गया। और जो हमारा ड्रग इल्यूटिंग वेराइटी का होता था, उसका प्राइस अभी कर दिया गया है 29,600, और पहले ये लेते थे अराउंड 1.5 लाख के करीब। तो इसको बहुत कम प्राइस पे अब मुहैया कराया जाएगा, मतलब पेशेंट्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है, नासा ने ये न्यूज़ निकाली थी कि हम लोगों ने फाउंड किया है कि 7 जो है अर्थ लाइक प्लैनेट्स हमने खोज लिए हैं, और जो कि एक स्टार है, ड्वार्फ स्टार है, जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1। ये वाला हमारा ट्रैपिस्ट-1 जो है 7 प्लैनेट्स है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और इस पे क्या था, इन्होंने बताया कि इन जो भी प्लैनेट्स हैं इनका टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ पे लिक्विड वाटर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे मतलब हैबिटेबल ये प्लैनेट्स हैं हमारे, ये ऐसा नासा कह रहा था। और हमारे एक्सो प्लैनेट्स होते क्या हैं, जो हमारा ये ट्रैपिस्ट था ये एक्सो प्लैनेट था। एक्सो प्लैनेट होते क्या, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के जो भी प्लैनेट होते हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं, आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद एक न्यूज़ आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था ब्लाइंड के लिए, फॉर ब्लाइंड, जो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड कप चल रहा था उनका, वो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। और इसमें क्या था कि फाइनल मैच में जो है, फाइनल जो चल रहा था हमारा, उसमें पाकिस्तान को हराया था हमने, और उस पाकिस्तान की फर्स्ट डिबेट थी इस टूर्नामेंट में, अदरवाइज सारी जीत हुई थी, तो हमने हरा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम क्या है, ये पहली बात तो ध्यान रखें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने चलाई है। उसके बाद ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए है जो कि मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। जैसे मान लिया जिनकी कंडीशन इन्होंने रखी हुई है कि जिनकी इनकम जो है 60,000 पर मंथ से कम या तो 7.5 लाख से कम है, तो इतनी कम इनकम वाले, मतलब इतनी इनकम से कम वाले लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे ये फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको अपना केस ले जाना होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनके पास। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं, ये होते हैं कि जो 5 साल से बार एसोसिएशन के मेंबर होते हैं और 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में। तो मतलब कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस इनका होता है सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो लोग तुम्हारा केस देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ तुम एलिजिबल हो इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि हाँ इनको, मतलब आपका केस जो है रिकमेंड कर देंगे कि हाँ इनको इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाए। तो आपको जो भी सर्विसेज होंगी वो मिनिमल कॉस्ट पे प्रोवाइड करी जाएंगी। जो भी मतलब जो नया एडवोकेट आपका केस लड़ेगा या जो कुछ भी सर्विस उसके लिए ज़रूरत होगी उससे आपको प्रोवाइड करी जाएगी इनकी रिकमेंडेशन के बाद, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की रिकमेंडेशन के बाद। नेक्स्ट हमारा आता है रेलवे बजट मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में, सबको पता ही होगा। तो जो ये जो है 1924 में सेपरेट किया गया था, और सेपरेट किया गया था एक्वर्थ कमेटी जो 1920 में इसने रिपोर्ट दी थी, उसकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। इसमें क्या था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी और उस समय रेलवे बजट जो था काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वाला था, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी ट्रांसपोर्ट वाला काम था वो रेलवे से ही चल रहा था उस समय में। तो ये 1924 में सेपरेट कर दिया गया था, और अभी जो है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2017 में। एक और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बजाज पैनल कंस्टिट्यूट किया गया था जो आंध्रा और तेलंगाना के बीच डिस्प्यूट चल रहा था कृष्णा रिवर के लिए। तो बस नाम याद रखें कि बजाज पैनल किस लिए कंस्टिट्यूट किया गया था, वाटर डिस्प्यूट के लिए कृष्णा रिवर का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। नेक्स्ट हमारा कोल्लेरू लेक जो हमारी आंध्र प्रदेश में है,
इसमें क्या है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स पाए जाते हैं, मतलब ये इनका होम है स्पॉट बिल्ड पेलिकन जो हमारे ये हैं। तो ये कोलेरू लेक में पाए जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं शायद वीडियो में डिस्कस किया था, जो चंबल लेक है, चंबल की जो घाटियाँ हैं, तो वहाँ के अगर कोई भी पार्क का नाम है चंबल पार्क या चंबल सेंचुरी ऐसे कुछ, तो वहाँ पे जो है घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर घड़ियाल कहीं भी नाम आए तो आप चंबल की घाटी लगा सकते हैं। और दूसरे यहाँ पे हमारे कोलेरू लेक में पेंटेड स्ट्रोक पाए जाते हैं, जो कि ये भाई साहब हैं। तो ये दोनों का होम है कोलेरू लेक, तो ये याद रखें। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।